एच.सी. वर्मा बुक के शुरुआत को सेक्शन को आपको अगर खुद से रीडिंग दे करके आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जहां जहां थियरी पोर्शन होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उन पोर्शंस में मैं थोड़ा कम समय लूंगा, क्योंकि यह इंटरनलाइज करने का चीज है। वह जितना आप रीडिंग देंगे उतना आप गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन को समझने में भी आपको मदद करता है। शुरू के एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कुछ बात ना भी समझ में आए, आप न्यूमेरिकल का इंतजार कीजिएगा। जब आप खुद से करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारा मन में डाउट आपका बाहर निकलते आना शुरू हो जाता है। आपको अपने कमियों का भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो आप उसको धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। तो अगर आपने रीडिंग दिया है, ना भी दिया हो, तो इसको जरूर जाके कर लीजिएगा। सबसे पहले इस बुक में दिया हुआ है कि आप फिजिक्स में हम प्रकृति के नियम को, नेचर के लॉज को समझने का कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? लॉज को समझना क्यों जरूरी है? प्रकृति के नियम को समझना क्यों जरूरी है? वह इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे रहस्यमयी घटनाएं हो रही है जिसको कि देखने के बाद मानव स्वभाव है कि हमें जिज्ञासा होता है, हम कारण जानना चाहते हैं। अलग अलग स्तर पर अलग अलग गहराई से चीजों को समझने का प्रयास होता है। लेकिन शुरुआत के समय से प्रकृति के इस रहस्यमयी घटनाओं को देख करके मानव शरीर में, मानव मस्तिष्क में एक वंडर होता है कि काश मैं इसको समझ पाता। यह हमारा स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है यह। जैसे कि घटनाओं में रोज देखते हैं, यह जो बारिश के समय में बिजली चमकता है, क्यों होता है यह बारिश कैसे हो जाता है? कभी कभी इंद्रधनुष क्यों बनता है? इतना रंगीला आकाश में यह रंग किसने भर दिया? इंद्रधनुष में भी कभी कभी डबल रेनबो भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप उसके कलर ऑर्डर पे ध्यान दें तो और भी आपको बारीकी नजर आएगा कि एक रेनबो डीप कलर के साथ साथ जो उसका कलर ऑर्डर है, जो उसके ऊपर पे लंबा रेनबो बना होता है, उसका जो कलर ऑर्डर है वह एग्जैक्टली अपोजिट है। ऐसा क्यों हुआ? कोई चीज गर्म रखा हुआ है, वह ठंडा क्यों होने लगता है? आसमान में जो रात को चंद्रमा दिखता है, मून दिखता है आपको, वह दूसरे सामान के जैसा गिर क्यों नहीं जाता है? आकाश में तारा टिका हुआ क्यों है? गिरता क्यों नहीं है? या फिर कन्वर्सली कोई सामान गिर क्यों जाता है? उसको कोई खींच रहा है क्या? दिखता तो नहीं है। इस प्रकार से अब जैसे मैं बोल रहा हूं, सामने में अगर बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ किया, इससे आवाज निकल करके आपके कानों तक कैसे पहुंच जाता है? सूरज इतना दूर है, उसका गर्मी हम तक कैसे पहुंच जाता है? किसी चीज को जब हम किसी मेटालिक सरफेस को हम पीटते हैं तो उससे आवाज क्यों निकलने लगता है? मिरर में चेहरा कैसे दिखने लगता है? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम आम जिंदगी में रोज ही देखते हैं। हमारे समझने से, इन नियमों को समझने से या ना समझने से
यह जो घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, इसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण, क्यूरियस नेचर होने के कारण ह्यूमन ने इसमें पैटर्न देखना शुरू किया। जैसे कि ऐसा हमने देखा कि जब कोई सामान हम ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे की डायरेक्शन में गिरता है, लेकिन अगर हवा में गति ना हो, कम हवा हो, एक स्टिल रूम हो, तो वहां पर अगर हम सामान गिराएंगे तो लगभग उतने ही देर में भारी सामान और हल्का सामान दोनों गिरता है। इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन ह्यूमन प्रोग्रेस में, ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ कुछ लोगों ने ऐसा छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट किया। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा है, लॉज ऑफ आर्किमिडीज। तो इस तरीके का छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट हमने किया। कुछ एक्सपेरिमेंट से हमने सही समझ सके, कुछ एक्सपेरिमेंट में हम मिसलीड हो गए। फिर दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस जो मिसमैच होता था लॉज और रियल इवेंट में, उससे इंस्पायर होकर के उसको ठीक करने का प्रयास किया। तो फिजिक्स का लॉज जो है वह नेचर को एग्जैक्टली गवर्न करेगा। आपके नियम के अनुसार जो घटना होनी है वो होंगी, ऐसा जरूरत नहीं है, बल्कि जो घटना हो रहा है वह रियल इवेंट है। उसको समझने के लिए आपने कितनी गहराई से समझा है, कुछ चूक रह गई होंगी, उसको धीरे धीरे आप करेक्ट करेंगे। तो फिजिक्स में इस प्रकार से काम होता है। दूसरा सेक्शन एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि यह जो दुनिया है यह एक चेस गेम के जैसा है। अगर आप रोज चेस गेम देखने के लिए जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको नियम समझ में आने लगता है। आप उसका मन में कुछ नियम बनाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो उस नियम को धीरे धीरे आप बदलते हैं। तब तक बदलते हैं जब तक कि आपका नियम परफेक्ट ना हो जाए। सारा नियम सीख जाने के बावजूद क्या अगर सभी नियम, सभी चेस बोर्ड के प्लेयर को चलने का नियम आपको पता चल जाए तो भी क्या जरूरत है कि आप इस नियम को चलाने के लिए बेस्ट तरीके से सीख जाइएगा? नहीं सीखिएगा। नियम जानना अलग चीज है और नेचुरल इवेंट क्या होगा वह अलग चीज है। तो हम लोग रियल नेचुरल इवेंट को देख करके लॉज को बनाते हैं। लॉज मॉडिफाई हो सकता है, आपके नियम के प्रिडिक्शन के हिसाब से रियल इवेंट मॉडिफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा खुद से भी रीडिंग देंगे। सेकंड पार्ट में इसमें दिया हुआ है कि अगर आप नियम को समझना चाहते हैं तो फिजिक्स में हम मेजरमेंट पर रिलाई करते हैं, उनके कंपैरिजन पर रिलाई करते हैं। जिसको ऑपरेट करने के लिए, जिसको प्रिसाइजली समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स का जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज तेज चल रहा है, कोई चीज धीमा चल रहा है, आखिर कितना गुना धीमा चल रहा है, इसको जानने के लिए आपको मैथमेटिक्स का सपोर्ट जरूर चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, फिजिक्स के बुक को चूंकि मैंने पहले किया हुआ है, आपसे पहले किया हुआ है, और आपको भी मैं PYQ सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। फिजिक्स, एक अच्छा फिजिक्स होने के लिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चले जाइए मैथमेटिक्स पहले पढ़ने के लिए। अलोंग द वे भी आपको अगर कोई मैथमेटिक्स का पार्ट बताया जाता है तो आप उसको स्ट्रोंगली कहीं पर स्टोर कर सकते हैं। उसको आप उससे रिलेटेड और भी जो जानकारी हो, अगर आपने
निचले क्लास में पढ़ा था तो उसको आपको रिवाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में जैसा कि मैंने देखा है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और जो आपने पहले पढ़ा हुआ, जो भी आपका पढ़ा हुआ है, जो भी आप जानते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत आप अलजेब्रा के बारे में जानते हैं, ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल आपके फिजिक्स में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स को छोड़ करके अब उनको रिवाइज करना प्राइमरी बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिजिक्स को समझते हुए इसमें आने वाले डिफिकल्टी को इसी गैप में ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अल्टरनेट डेज में होता है, आपके पास 2 साल का समय है, बीच में मैथमेटिक्स भी, जो लोग पीसीएम लिए हुए हैं उनको मैथमेटिक्स भी अलग से एक एक चीज बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो यह एक रिपीटेटिव प्रोसेस है पढ़ाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा शुरू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको समझिए। कुछ बात हो सकता है इस चैप्टर में आप कमजोर रह जाएंगे, तो क्या हुआ, दूसरी बार जब आप कभी आपको करने का मन होगा, रिवीजन करने का मन होगा, तो आप इसको विथ द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, उद्देश्य हमारा फिजिक्स समझना है, मैथमेटिक्स एक सहायक होगा इस रास्ते में, तो उसके बारे में भी कुछ उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है यूनिट्स। 1.3 में वो यूनिट्स दिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए कि नहीं, दूसरा एग्जांपल लेंगे। जब मैं छोटा था, आप लोग भी अपने बचपन में कुछ ना कुछ देखते होंगे, तो मेरे बचपन का कहानी है कि बचपन में दूध जो लेने का काम होता था गांव में, चूंकि यहाँ पर जो अवेलेबल रिसोर्स था उसी से एक मेजरमेंट का टूल तैयार करना था। उस समय बाल में लगाने वाला नारियल तेल निहार कंपनी का आता था। तेल तो लगा लिए, लेकिन उसका जो डब्बा होता था वह बहुत ही एक लगभग 250-200 ml का था और टिन का डब्बा आता था, तो ड्यूरेबल था। लोगों ने क्या किया, आपस में दूध को एक्सचेंज करने के लिए, अब उसको तो नापना जरूरी होगा। क्या होता था सिस्टम कि मान लीजिए कि हमारा दूध, अभी गाय दूध देना बंद कर दिया है, तो हम आपको मान लीजिए कि 30 दिन दूध देंगे, और जब मेरा गाय बंद हो गया तो आप हमको दूध देंगे, और जब आपका गाय दूध देना बंद कर देगा तो हम आपको दूध देंगे। अब इसके लिए दूध को नापने की आवश्यकता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति क्लेम करेगा कि हमने तो आपको ज़्यादा दूध दिया था, दूसरा क्लेम करेगा कि कम दूध दिया था। अब इस समस्या को देखते हुए वह जो निहार नारियल तेल का डब्बा था, उस डब्बे को लोगों ने एक इकाई मान लिया, एक यूनिट मान लिया कि इस डब्बे से जितने बार मैंने आपको दिया आप उसको लिख लेंगे, और टोटल जितना मैंने आपको दिया उतना आप या तो पैसे से चुका सकते हैं या तो आप दूध से चुका सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी दूध का बात आया, तो उसके लिए हमने दूध के वॉल्यूम को एक वॉल्यूम यूनिट बना करके, वॉल्यूम यूनिट को स्टैंडर्ड करके हमने उसके मल्टीपल में आंसर देना शुरू कर दिया। यह मल्टीपल इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है। तो इस सेक्शन में जो आपको दिया हुआ है कि फिजिक्स जो है उसमें मेजरमेंट और कंपैरिजन का जरूरत पड़ता है, और मेजरमेंट करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होना जरूरी है, जिससे कि स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके आप मेजरमेंट तैयार कर सकते हैं, और दो मेजरमेंट के बीच में आप कंपैरिजन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
अगर आपको एक वजन को एक सामान के मास को निकालना है, और अगर आप उसको 5 kg बोल रहे हैं, यहां पर अगर हम 5 kg बोल रहे हैं, यह एक मेजरमेंट है। यह मेजरमेंट होने के लिए आपको केजी जानना जरूरी है। यह यूनिट साइज ऑफ मास है। तो जब कभी भी हम स्टैंडर्ड यूनिट साइज को डिफाइन कर दिए, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर एक मेजरमेंट दिया हुआ है और दूसरा मेजरमेंट किया हुआ है 10 kg, या फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि यह इंटीग्रल मल्टीपल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। तीसरा मेजरमेंट है 5.3 kg, चौथा मेजरमेंट है 1.2 kg। अब चूंकि केजी सभी में कॉमन है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1.2 kg इज लेसर इन कंपैरिजन टू 5 kg, 5.3 kg एंड 10 kg बाय डिफरेंट फैक्टर। मतलब कि आप बिटवीन मेजरमेंट्स आप कंपेयर कर सकते हैं। और यह जो 1.2 kg निकाला गया, यह कहां से? कोई मेजरमेंट जो किया जाता है वह एक स्टैंडर्ड डिफाइंड यूनिट साइज के कांस्टेंट मल्टीपल में किया जाता है, के न्यूमेरिकल वैल्यूज में किया जाता है। खुद से भी पढ़ेंगे और भी समझ में आएगा। किसी भी यूनिट को जो एक्सप्रेस किया जाता है, वह उसमें दो पार्ट होता है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैंडर्ड के रेफरेंस में, और स्टैंडर्ड इटसेल्फ, स्टैंडर्ड यूनिट इटसेल्फ, कि यह केजी है तो यह कितना है। इसको बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइन किया जाता है। गांव में या फिर आपके डेली देखने में आप देख सकते हैं कि 1 kg का आयरन 1 मास आता है। वेट भी बोलते हैं लेकिन वह मास है। लेकिन इसका डेफिनेशन जो है बहुत ही प्रिसाइजली नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे। तो कोई भी यूनिट अगर आप यूनिट में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसका दो पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन और स्टैंडर्ड यूनिट पोर्शन। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन मैं आपको इसी जगह बता दूं कि जब कभी भी मोल में एक्सप्रेस करना होता है, तो वहां पर 3 क्वांटिटी होगा, 3 पार्ट होगा। न्यूमेरिकल पोर्शन, स्टैंडर्ड यूनिट पोर्शन, और जिस एंटिटी को हम काउंट कर रहे हैं। कहने का मतलब, अगर आप 12 डोजन बोल रहे हैं, 12 डोजन भी फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि 10 डोजन बोल रहे हैं, तो आपको यह भी बताना होगा कि 10 डोजन ऑफ व्हाट। तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, डोजन यूनिट, और यहां पर बनाना। तो यह आपको बताना पड़ेगा कि किस एंटिटी को आप काउंट करने के लिए यह कर रहे हैं। तो एक एक्सेप्शन जो है, यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट यूज होगा, एनी यूज हो, लेकिन जो फिजिक्स में यूज होता है मोल इस्तेमाल होता है। तो मोल में 3 पार्ट होगा, रेस्ट ऑफ द यूनिट में मात्र 2 पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल है, देन नेम ऑफ द यूनिट है, और थर्ड पार्ट नेम ऑफ द एंटिटी बीइंग काउंटेड। लेकिन नॉर्मली 2 ही पार्ट होता है। चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पर। अब मैंने बोला कि 1 kg जो है, यह बाय सम वे स्टैंडर्डाइज्ड है, डिफाइंड है। कोई भी चीज अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा सभी लोगों का? कोई भी काम करना है, कोई कानून ही बनाना है कि इस क्राइम के लिए कितना सजा होगा, तो क्या उसके लिए नियम बनाने के लिए कंसेंसस नहीं लिया जाता है?
संसद में डिस्कशन नहीं होता है? होता है। अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा? लोग, हर एक लोग अपना अलग अलग ही करेंगे, जो आप बनाएंगे उस चीज को लोग नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से जब कभी भी यूनिट डिफाइन किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, तो एक जनरल कॉन्फ्रेंस होता है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है एक कॉन्टिनेंट कुछ करे, दूसरा कॉन्टिनेंट कुछ और सिस्टम फॉलो करेंगे, और ऐसा होता भी था। अगर आप छोटे क्लास का याद हो तो आपको याद होगा सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, इस तरीके से लोग काम करते थे। सेंटीमीटर लेंथ के लिए, फुट लेंथ के लिए, मीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, पाउंड मास के लिए और किलोग्राम मास के लिए। तो अगर अलग अलग यूनिट में लोग काम करेंगे, अगर आप उन सभी के साथ में डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर उनका एक अपना ही अलग सिस्टम चलता रहेगा। फिर समझने में, काम करने में ग्लोबल स्केल पर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, एरर्स का डर रहेगा, चूक हो जाएगी। तो इसके लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स करके एक गवर्निंग बॉडी है, जहां पर कि डिस्कशन होता है, और जिस भी चीज को इंप्लीमेंट करना हो उसके लिए भी एक अलग बॉडी होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसको सीजीपीएम बोलते हैं। खैर आपको बुक में मिलेगा भी यह सब चीज, कुछ ऐसा छोटा चीज नेम छूट जाए तो आप, हाँ, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, यह शॉर्ट फॉर्म है। वह जो जनरल कॉन्फ्रेंस होता है हमेशा, ये फ्रेंच वर्ड है तो आपको इधर से इधर पढ़ना होता है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इसी प्रकार से इसके फाइंडिंग को जो इंप्लीमेंट करता है, कमिटी बनाया जाता है, उसको बीआईपीएम बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? फिर यह जो इधर वाला पार्ट है ना, या फिर इधर आ जाएगा, आईबी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वैसे एग्जाम में इसका जरूरत नहीं होगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कैसे स्टैंडर्डाइज होता है। क्या ये बस आया बुक में कर दिया? नहीं, सभी लोगों को साथ में लेकर के यह चीज होता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, जो भी चीज आप इस दुनिया में देखते हैं उसको नापने की जरूरत होती है, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिक यूनिट होता है, उसी को नापने के जैसा यूनिट होता है। यूनिट तो नहीं बोलेंगे, कभी कभी सेम भी यूनिट होता है दो फिजिकल क्वांटिटी का, हाँ, लेकिन यह जरूर है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए अपना एक यूनिट जरूर चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तो अगर पूरे दुनिया में करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी हैं तो करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स रखना पड़ेगा, करोड़ों यूनिट्स रखना पड़ेगा, तब तो यह मतलब कंट्रोल से बाहर है। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, तब जाकर के जब ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया गया, तब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कि क्वांटिटी बताया गया है, एरिया, या इसी प्रकार से ले सकते हैं वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का, स्पीड का बात यहाँ किया हुआ है। तो देखिए, अगर लेंथ को आपने डिफाइन कर लिया कि लेंथ का यूनिट मीटर होगा, तो एरिया का यूनिट क्या अलग से कुछ चाहिए? अगर मीटर स्क्वायर में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और मीटर आपको ऑलरेडी पता है, तो मीटर स्क्वायर तो मीटर से ही आया हुआ है। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप 1 मीटर समझते हैं तो ऑफ कोर्स आप इसका भी सेंस बना सकते हैं कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा
अगर हम एक लैंड एरिया लेंगे या किसी एक मटेरियल का लेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया आ रहा है उसको हम 1 यूनिट ऑफ एरिया बोलेंगे। ऑफ कोर्स मीटर और मीटर स्क्वायर अलग अलग क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, लेकिन अगर मीटर समझ में आ रहा है तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेड्थ भी समझ में जरूर आ रहा है। इसी कारण से हम क्वांटिटीज को दो तरीके से देखते हैं। एक ऐसा क्वांटिटी जो कि जिसको कि डिफाइन करने के लिए यूनिट यूनिकली चाहिए, और दूसरा जिसको कि डिफाइन करने के लिए ये जो फिक्स्ड यूनिक यूनिट्स हमने डिफाइन किया है इसी के मल्टीप्लिकेशन, कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशन, जैसे कि मान लीजिए कि वेलोसिटी अगर स्पीड है तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर मीटर हमें समझ में आता है, अगर लेंथ हमें समझ में आता है, अगर टाइम समझ में आता है, तो स्पीड समझने के लिए एक अलग से यूनिट नहीं चाहिए। सिंपली 1 मीटर, अगर कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में 1 मीटर जाता है तो इसका मतलब हुआ 1 यूनिट ऑफ स्पीड से जा रहा है, जहां की यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसी कारण से यूनिट्स दो तरीके का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के कैटेगरी में आप समझिए कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया था लेंथ, और डिराइव्ड क्वांटिटी में मान लीजिए वॉल्यूम, बुक में दिया हुआ है एरिया, तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, समझ में आ रहा। तो इस दुनिया में सभी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए जितने नंबर ऑफ इसेंशियल फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और घबराने की बात नहीं है, मात्र 7 ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कोई नया क्वांटिटी पता लगेगा तो उसके लिए अगर ज़रूरत होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज एक और बढ़ाया जाए तो बढ़ा लेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट पूरे दुनिया का जितना भी नॉलेज है उसमें यूनिट, सभी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल यूनिट मात्र 7 ही हैं। और इसमें दिया हुआ है कि सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कैसा होना चाहिए, तो इस प्रकार से होना चाहिए कि जितने भी फिजिकल अदर क्वांटिटी हैं उसको डिफाइन कर सके, उसको डिराइव कर सके, उसके यूनिट को डिराइव कर सके हम। और दूसरा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब कि अगर मीटर डिफाइन किया, सेकेंड को डिफाइन किया, तो मीटर पर सेकेंड को हम नया क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। या फिर अगर ऐसा भी कर सकते थे कि स्पीड मीटर पर सेकेंड, इसी को डिफाइन कर लेते एस से। एक क्वांटिटी ऐसा भी दुनिया हो सकता है जहां पर कि हम लेंथ को डिफाइन कर लिए और स्पीड को डिफाइन कर लिया और डिनोट उसको कुछ भी एस डैश से कर रहे हैं, तो फिर टाइम को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक में मीटर आ गया और दूसरे में टाइम का कंपोनेंट भी लेंथ पर यूनिट टाइम आ रहा है। तो अगर इस तरीके से फंडामेंटल यूनिट हम डिफाइन कर रहे होते तो फिर टाइम कैसे डिफाइन होता, टाइम डिफाइन होता लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, तो उससे फिर हम लोग टाइम डिफाइन कर लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट ओनली 7 है, जिससे कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं। उसका क्या क्या नाम है आपका नेक्स्ट टेबल में दिया हुआ है। यहां पर एक चीज और भी बता दें कि अलग अलग सिस्टम में, जो कि मैंने यहां पर लिखा भी था इसके पहले, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, अलग अलग
सिस्टम में अलग अलग जगह पर अलग अलग सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट लिया गया, लेकिन जब आप एक साथ काम करना चाहते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, नहीं तो एक अननेसेसरी हर्डल आएगा कि हमेशा यूनिट को कन्वर्ट किया जाए। तो जैसा मैंने बताया कि कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ पर डिसाइड होता है, तो उसी में हिस्टोरिकली 1971 में एक कंसेंसस बना कि हम लोग किस सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर क्लेरिफाई, दो चीज करना चाहूँगा। फंडामेंटल यूनिट को ही बेस यूनिट भी बोलते हैं, और सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट और सेट ऑफ डिराइव्ड यूनिट दोनों का यूनियन अगर ले लेंगे तो जो एक यूनियन सेट बनेगा जिसमें कि फंडामेंटल यूनिट भी सारे रहेंगे और डिराइव्ड यूनिट भी सारे रहेंगे, इसको सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेट ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, दोनों के यूनियन को सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट सेक्शन में एसआई यूनिट दिया हुआ है, तो फाइनली एक कंसेंसस बना और फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज दोनों को मिला करके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए भी एक कंसेंसस बना कि हम क्या यूनिट फॉलो करेंगे, जो कि वो 7 यूनिट मैंने बोला कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से सारे यूनिट्स डिराइव होंगे। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कभी कदाल, रेयरली एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हम लोग यूनिट फाइनली फॉलो करते हैं, हम लोग एसआई यूनिट फॉलो करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यह पैटर्न आप जरा याद रखिएगा कि इसको रिकॉल करने के लिए देखिए, यह जो सेकेंड लेटर है ना, यही पहले आता है और सब कुछ ऐसा ही रहता है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है, पॉइड करके होता है। तो जनरल कॉन्फ्रेंस, मान लीजिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यह नेचुरली आ जाएगा। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। क्लियर है? इसको कैसे पढ़ेंगे? सेकेंड लेटर को पहले कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एसआई यूनिट लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे? आई को पहले कर लेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आ रहा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो लिखना ही है। किसी भी सिस्टम में यूनियन ऑफ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट को सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट तो लिखा हुआ रहेगा ही, उसके पहले चूंकि यह इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो एक शब्द आ जाएगा पहले, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नहीं तो मान लीजिए कि अगर कोई देश मजबूत है, उसने आविष्कार किया है, तो वह बोल सकता है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा बोल सकता है, अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो फिर एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए फाइनली 1971 में कंसेंसस के द्वारा सीजीपीएम रखा गया, जनरल कॉन्फ्रेंस, फिर जाके बीआईपीएम ने इम्प्लीमेंट किया उसको। एक तरह से कमिटी है जो कि रिग्रेसली कॉन्फ्रेंस की बातों को रिफाइन करेगा। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ ऑन वेट एंड मेजर्स, और आईएस का इधर को आई को पहले कर लेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ज़्यादा बारीकी में नहीं जानना है, लेकिन जो मेरे साथ होता है कि बारीकी से जानने पर याद रखना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे आपके बुक में, और बुक को आप पढ़िएगा। अगर ना भी समझ में आए तो थोड़ा बहुत बुक को पढ़िएगा। जो मैंने बताया फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, एकदम सीक्वेंस में है, आपको पढ़ने में आसानी होगा, लेकिन बुक को पढ़िए। ठीक,
वैसे न्यूमेरिकल करने से भी आपको बहुत क्लैरिटी आएगा, और वह भी करेंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही बेस क्वांटिटी बोलते हैं। टेबल में इन सातों का नाम दिया हुआ है, और मैं सच में बताता हूं, जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा कंफ्यूजन होता था कि इन सातों को याद रखने के बजाय मैं ऐसा सोचता था कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, पता नहीं। दोनों का यूनिट मैं जानता हूं कि चार्ज का कूलम्ब होता है और करंट का एम्पियर होता है, लेकिन इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है कभी कभी मुझे याद नहीं रहता था। मैं कम ही चीजों को याद करता हूं या कम ही चीजों को याद रख सकता हूं, तो सभी चीजों के लिए मुझे एक लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, और उसके बाद वह बिल्कुल ही फिक्स्ड हो जाता है। तो लोगों का अपना अपना तरीका है। वैसे चूंकि मैंने बोला कि याद रखना मेरे लिए एक सेकेंडरी है, तो इसलिए मैं लॉजिक डेवलप बारीकी से करता हूं। देखिए, अब इन सातों को कैसे याद रखेंगे। पहले तो सिंपली अगर पढ़ूं तो क्या है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं याद कर करके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। लॉजिक है, एक बार आप देखेंगे आप भी शायद कभी नहीं भूलेंगे, और बहुत कम जगह पर आपको ऐसा बताया जाएगा, इसका विश्वास रखिए। देखिए, मास, लेंथ एंड टाइम, यह जो मैकेनिकल वर्ल्ड है इसमें मास, लेंथ, टाइम वेरी ऑब्वियस है, सबको पता है यह चीज। लेंथ फर्स्ट मोमेंट में ही लेंथ, मास और टाइम, ये एमएलटी आपको याद तो रहना ही चाहिए, और सभी को रहता भी है क्योंकि ये आम जिंदगी में हमेशा नजरों से देखते हैं। इसके बाद का क्वांटिटी आपको इलेक्ट्रिक करंट एक अलग से याद रखना पड़ेगा। एमएलटी तो याद रखना ही रखना है, ये इलेक्ट्रिक करंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक कहानी क्या है आप समझेंगे कि मान लीजिए कि एक बल्ब है, बल्ब में हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया। इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो सबसे पहले ये टंगस्टन बल्ब में क्या होगा, फिलामेंट वाले बल्ब में, हैलोजन बल्ब में, सबसे पहले इसका जो टंगस्टन कॉइल है वह गर्म होने लगेगा। गर्म होने को भी मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होना चाहिए, एक फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो जाता है। अब गर्म तो हो गया, गर्म हो गया तो अब इससे लाइट निकलने लगेगा। तो लाइट का जो ब्राइटनेस है उसको भी मेजर करने के लिए आपको एक फंडामेंटल यूनिट चाहिए। तो इसको यह जो ब्राइटनेस है यह ह्यूमन सेंट्रिक है, मतलब हमें ब्राइटर स्पेसिफिक कलर ज़्यादा महसूस होता है, दूसरे जानवर को दूसरा कलर ज़्यादा ब्राइट महसूस हो सकता है। कुछ कलर्स हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, दूसरे जानवर हो सकता है कि उसी कलर में सारा कुछ उनका विजन डिजाइन किया गया होगा भगवान के द्वारा। तो इसमें से तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है इसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ब्राइटनेस को मेजर करता है। इसका यूनिट कैंडला होता है, सीडी। और एक एक्सेप्शन है कि आप अगर इतना सारा काम कर रहे हैं तो इनफैक्ट इन नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी को काउंट करने के लिए भी आपको एक काउंटिंग नंबर चाहिए जिससे कि आप काउंट कर सकें। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिजिक्स में हम लोग ये काउंटिंग नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मास कैलकुलेशन है,
तो हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए भी, जैसे कि आम जिंदगी में आप पेयर बोलते हैं, आप डोजन बोलते हैं, एक कैरेट बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो फिजिकल वर्ल्ड का जो कंस्टिट्यूएंट है वहाँ पर फिजिक्स के लॉज को डिस्कवर करने वाले हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है उसे मोल बोलते हैं। हर बार तो मास नहीं लिखेंगे पूरा, तो मास का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? किलोग्राम। एसआई यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। अगर सीजीएस में चले जाते तो उसमें क्या होता? ग्राम। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को एसआई यूनिट्स ही पढ़ना है। तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, आपके बुक में लिखा हुआ है। टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। केल्विन थोड़ा बहुत याद होगा कि सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन ये होता है कि केल्विन 273 केल्विन हमेशा बड़ा होता है। मतलब कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल कितना होता है? कुछ आइडिया है? मोल कितना बड़ा नंबर है? देखिए, हमारा पॉपुलेशन कितना है इंडिया में? हमारा पॉपुलेशन लगभग, इसको हम लेकर के चलते हैं 1.5 बिलियन, 1.5 अरब। मिलियन बिलियन में भी हो सकता है, आप कंफ्यूज होंगे तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। तो 1.5 अरब मान के चलिए। 1 अरब, 1 अरब कितना होता है? 10⁹9। एक एस्टिमेट के हिसाब से ये जो तारा आपको दिखता है, एक गैलेक्सी में तारा कितना होता है? 10⁻11। गैलेक्सी, नंबर ऑफ गैलेक्सी कितना है? वह भी 10⁻11। मतलब कि एक एस्टिमेट के हिसाब से तारा कितना हुआ टोटल इस पूरे ब्रह्मांड में? तारा कितना हुआ? 10⁻22। और एक मोल 10⁻23 होता है, 24 बोल सकते हैं। मतलब एक मोल इतना बड़ा क्वांटिटी है। तो केमिस्ट्री में अगर आप बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी अगर लेते हैं तो उसमें कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है? तो उतना है जितना कि इस पूरे ब्रह्मांड में तारा नहीं है। या सारे ऑब्जेक्ट को मिला लेंगे तो उतना नहीं है जितना कि 1 मोल होता है। कितना होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग देख लेंगे। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैंडला से। ठीक है। एक और भी चीज मैंने आपको यूनिट बताते समय में बताया था कि जब कभी भी मोल लिखेंगे तो 2 मोल नहीं लिखेंगे। 2 मोल ऑफ विच क्वांटिटी यू आर काउंटिंग? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम या 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? तो वह आपको इंटिटी लिखना पड़ेगा। या हो सकता है कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वहां पर आपको बताना होगा। अगर आप कभी भी बोलते हैं 12 डोजन, तो 12 डोजन किस क्वांटिटी का, उससे आइडिया नहीं लगता है। वह हो सकता है कि आपने 10 डोजन, 12 डोजन, 20 डोजन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का खरीदा होगा। तो उसी प्रकार से फिजिक्स में अगर एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल बोलेंगे तो इस मोल के साथ में बताना होगा। यह एकमात्र यूनिट है जिसमें कि आपको 3 चीज बताना होता है।
न्यूमेरिकल वैल्यू हाउ मेनी मोल्स, नेम ऑफ द यूनिट दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, और मोल ऑफ व्हाट ये भी बताना पड़ेगा आपको। और सभी में मात्र 2 ही पार्ट होता है। क्लियर है? खुद से भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। इसके साथ में 2 सप्लीमेंट्री, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। इस फंडामेंटल यूनिट के साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है, मान लीजिए कि कोई सर्कल लिया हुआ है और उसके सरकमफ्रेंस का कुछ एक पोर्शन ले लिया। सर्कल है, इसके सरकमफ्रेंस का पोर्शन ले लिया। यह सेंटर पर कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना है तो थीटा इज इक्वल टू L/R आपने पढ़ा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू L/R में साफ दिख रहा है कि थीटा इज ए रेशियो ऑफ 2 लेंथ। तो अगर हम मीटर के हिसाब से देखें तो यूनिट तो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन यहां पर एंगुलर सेंस इसका बन रहा है। तो एक यूनिट इसके लिए डिफाइन है रेडियन। व्हाट इज रेडियन? रेडियन इज रेशियो ऑफ पोर्शन ऑफ सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका यूनिट क्या हुआ? रेडियन। कैसे? इसका सिंबल क्या होता है? RAD। पूरा रेडियन नहीं लिखेंगे, RAD। अब देखिए, यह 2D ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। इसका अगर 3D इक्विवेलेंट हम बोले तो क्या बोलेंगे? एक स्फीयर है और हम एक मान लीजिए घड़ा ले लिए, ऑलमोस्ट उसको स्फीयर मानेंगे। अब घड़े के ऊपर पे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब उस सर्कल के जो छोटे पोर्शन है ऊपर में, वहां पर आपको दिख रहा है एक सरफेस दिख रहा है। वह सरफेस अगर आप सेंटर से ड्रॉ करेंगे, वह जो आपने चॉक से जो लाइन खींचा था, वो सेंटर पर जब ड्रॉ करेंगे तो एक 3D एंगल आपको दिख रहा है। तो इस 3D एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाता है। समझ में आ रहा? सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। यह क्या होता है? जो मैंने ऊपर यहां पे लेंथ, पोर्शन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस है। यहां पर हो जाता है एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस स्फीयर। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। इसमें भी होगा, इसके बाद होगा। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ द कर्व्ड पोर्शन, या फिर एरिया ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग प्रोजेक्टेड एंगल। तो एरिया डिवाइडेड बाय, अब देखिए लेंथ में एक तरह से याद कैसे रखते हैं, मैं कैसे याद रखता हूं कि लेंथ में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया बन गया। एरिया डिवाइडेड बाय R इंटू R, ऊपर में R से मल्टीप्लाई किया तो एरिया बना, और नीचे में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से मैं याद रखता हूं रिकॉल करने के लिए। एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन है कि अगर आप एक घड़ा ले लेते हैं, इस घड़ा पर अगर आप कोई एक सर्कुलर पोर्शन ले लीजिए, ऐसे कीजिएगा तो उस साइड भी रहेगा, वह सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये छोटा वाला जो है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R नहीं होगा, R स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा? तो इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल का यूनिट SR, स्टे रेडियन बोलते हैं। SR पढ़ते क्या है? स्टे रेडियन, STE, और फिर जो ये प्लेन एंगल के लिए रेडियन बोलते हैं वह सेम। खुद से भी पढ़िएगा, थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। थोड़ा समय और बचा हुआ है।
देखिए, एसआई प्रीफिक्सेस, इसमें क्या दिया हुआ है कि चूंकि मैंने बोला कि फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वहां से आइडिया लगता है कि क्या इसका क्या इंटरप्रिटेशन इजी होता है, समझना आसान होता है। हम लोग एज स्मॉल एज न्यूक्लियर स्केल तक आपको क्वेश्चन इसी फिजिक्स में करना होगा 12th में। और न्यूक्लियर स्केल जो है, जहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट करता है, यह बात ना भी समझें तो चलेगा। अभी यही समझिए कि जहां न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है लेंथ का, वह फेम्टोमीटर में होता है। फेम्टोमीटर क्या है? 10⁻⁻15 मीटर। और आप जो गैलेक्सी का साइज देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन देखते हैं, जो कि बहुत कम ही है, या फिर नियरेस्ट स्टार देखते हैं, तो वह लाइट ईयर में होता है। मतलब कि बहुत बड़ा टाइम स्केल का रेंज हो, मास का रेंज हो, लेंथ का रेंज हो, बहुत बड़े स्केल पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अब इतने बड़े स्केल को जीरो से अगर हम लोग डिनोट करने लगे हैं, 1/10⁻, मतलब 15 को अगर हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करने लगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए अलग अलग 10 के पावर को अलग अलग एक नाम दे दिया है। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बोला कि न्यूक्लियर स्केल 10⁻⁻15 को फेम्टोमीटर बोलते हैं। 10⁻⁻, उधर से जब घटते जाता है, आप टेबल को देखेंगे तो 3-3 करके बढ़ता भी है और 3-3 करके घटता भी है। बस बीच का जो पोर्शन है, एक पोएम के जैसा मैं उसको याद रखता था, मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मतलब बचपन में मुझे याद है यह चीज, मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो आज भी अगर आप इसको बहुत बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। वैसे जरूरत सभी का नहीं पड़ता है, ज्यादातर का पड़ता है। जैसे कि इसमें जो शुरुआत किया गया है एक्सा 10⁻18, इसका जरूरत नहीं पड़ता। पूरे फिजिक्स में मैंने इस साइड से उस साइड किया, तो इस एक्सा का जरूरत मुझे नहीं पड़ा। पेटा का भी जरूरत नहीं पड़ा। 10⁻15, 10⁻12 टेरा हर्ट्ज का जरूरत पड़ता है। लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है टेरा हर्ट्ज में होता है, टेरा का जरूरत पड़ता है। फिर जाके 10⁻9, 3 कम करते जाएंगे, गीगा। अब इसको मैं मोबाइल का जो मेमोरी होता है उससे याद मुझे आराम से रहता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो यहां से मैं किलो तक पहुंच जाता हूं। आप भी इस ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। अगर किलो मुझे पता है 10⁻3 है, तो मेगा मुझे पता है कि 1000 टाइम्स होगा। यह भी पता है, मोबाइल मेमोरी से ही पता है कि 1 GB और 1 MB में लगभग 1000 गुना का फर्क है। उसी प्रकार से 1 TB और 1 GB में 1000 गुना का फर्क है। तो इस प्रकार से आप इजिली रिकॉल कर सकते हैं। टेरा 10⁻12, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो। ठीक है। इसके बाद में किलो के बाद जो आप नीचे आइएगा, फिर एक एक करके कम होता है, मतलब एक एक जीरो करके 10 में कम होता है। मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मतलब कि अगर मैं किलो पर पहुंच गया तो अब आएगा डेका। डेका उससे 10 टाइम्स कम होगा। डेका से कम आएगा मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो, गलत कर दिया। किलोमीटर से 10 टाइम्स कम हेक्टो होगा, हेक्टो से 10 टाइम्स कम डेका होगा, डेका से 10 टाइम्स कम
मीटर होगा, मीटर से 10 टाइम्स कम मिली सेंटी डेसी मीटर, डेसी होगा, डेसी से 10 टाइम्स कम सेंटी होगा, सेंटी से 10 टाइम्स कम मिली होगा, और मिली के बाद फिर से 3 का आएगा। तो 3 का आएगा मतलब क्या, मीटर चूंकि एसआई यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट में लेंथ का, तो मीटर के कंपैरिजन में मिलीमीटर 10 गुना कम है। 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो इसके बाद जो एक स्टेप आएगा 1000 टाइम्स कम आएगा, मतलब 10⁻⁻6, और इसको नाम देते हैं माइक्रोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है कि माइक्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि माइक्रोमीटर रेंज का लेंथ भी नापते हैं। माइक्रोमीटर आपको पढ़ना होता है, स्क्रू गेज भी उसका नाम होता है, स्फेरोमीटर भी बोल सकते हैं, सब एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है। खैर, माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का भी नाम होता है और माइक्रोमीटर मेजरमेंट का भी नाम है, स्केल का भी नाम है। 10⁻⁻6 का जरा सा एक केवियट है, थोड़ा बहुत आप सतर्क रहिएगा, समय के साथ क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। 10⁻⁻6 के बाद 1000 टाइम्स कम 10⁻⁹, इसको नैनोमीटर बोलते हैं। उससे 1000 टाइम्स कम पिकोमीटर बोलते हैं, 10⁻⁻12 को। यहां पर भी यह भी काम में लेते हैं हम लोग। 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर, अभी मैं न्यूक्लियर स्केल का बात कर रहा था। हाँ, उसके बाद 10⁻⁻18, इसको मैंने काम में आते हुए नहीं देखा है, इसको एटोमीटर बोलते हैं। इसका सिंबल भी दिया गया है। यूजुअली यह काम ना के बराबर आता है, वैसे क्वेश्चन करने के दौरान में आप इतनी बार कीजिएगा कि आपको याद हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको सहारा दिया है, मैंने बुक नहीं लिख दिया, मैंने इस बुक पढ़ने के लिए आपको जरा सा मदद किया है। न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, पहले आप यहां तक पढ़ लेंगे। 1.3 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में आप रीडिंग लगा करके आएंगे 1.4 डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स और डायमेंशन, एटलीस्ट डायमेंशन यहां तक पढ़ के आएंगे। यूज ऑफ डायमेंशन अगर आप ना भी पढ़ते हैं तो इसको मैं यहां पर करवाऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। खैर, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर दिया जाए। थियरी पोर्शन को हम लोग खत्म करके फिर न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे इसके अगले क्लास में। न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, डरने का बात नहीं है। आप आराम से पढ़िए, और किस तरह का सुधार आप चाहते हैं, अगर कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिए। और अगला वीडियो हमारा आज तो फ्राइडे हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो सिस्टमेटिक वीडियो का सीरीज है यह मंडे को आएगा। आपके पास इनफ टाइम है कि आप सैटरडे संडे आप पढ़ सकते हैं, 2 दिन का गैप हो रहा है, मंडे से आप करेंगे। चलिए।